अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने आपके वेकेशंस का अनाउंसमेंट की है। उसमें ये है कि आपके लिए तो एक गुड न्यूज़ है, लेकिन ये है कि हमारे लिए थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस जो सिनेरियो है वो डिफरेंट हो जाएगा। आपको पता है ऑनलाइन सेशंस का हर इंस्टीट्यूट के अंदर आगाज़ हुआ हुआ है। इसी तरह CTTC ने, क्रिश्चियन कॉलेज ने भी आपके लिए स्मार्ट लर्निंग का जो है वो इजरा किया है, उसका आगाज़ किया है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड ईयर की जो आपकी इंतहाई अहम बुक है, उसका आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एडवांस कंट्रोल सिस्टम। और एडवांस कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि जितनी भी आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, उनकी सबसे बेसिक जो सिस्टम हैं उनमें से हम आज एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक का जो नाम है वो हमारा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ DCS सिस्टम। ठीक है, अब डायग्राम को समझने से पहले हम समझेंगे कि DCS कहते किसको हैं। DCS का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें इसी वर्ड के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, यानी कि एक ही फंक्शन को, एक ही प्रोसेस को जब आप तीन हिस्सों में डिवाइड करके मुख्तलिफ कंट्रोलर्स और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के थ्रू परफॉर्म करते हो, तो उस अमल को, उस प्रोसेस को आप नाम देते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस। और जो सिस्टम जिसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसका आपका नाम क्या, आप उसको नाम दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, इसमें ना ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले जो है मैं आपको 2 से 3 चीज़ें इसमें आपको डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपके लिए ब्लॉक डायग्राम को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब सबसे पहले जो चीज़ है इसके अंदर जो आपके लिए नया वर्ड होगा वो RTU है। RTU जो किस चीज़ का एब्रीविएशन है? रिमोट टर्मिनल यूनिट, यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट या ऐसा ब्लॉक DCS सिस्टम का जो आपके सेंसर से इनपुट को रिसीव भी करेगा, PLC को डाटा प्रोवाइड भी करेगा, और PLC से मिलने वाले डाटा के मुताबिक आपके सेंसर्स को क्या करेगा? ऑपरेट भी करेगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा जो मेन जो हमारी एब्रीविएशंस थी उसमें समझने वाली वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब DCS का जो यूज़ है वो हम लास्ट पे देखेंगे कि DCS का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। डायग्राम के टोटल हमारे पास 4 सेक्शन है। फर्स्ट वन इज़ हमारा जो है इंटरफेसिंग प्रोग्राम, इंटरफेसिंग सेक्शन। इंटरफेसिंग सेक्शन का मतलब क्या है? वो हिस्सा कंट्रोल सिस्टम का, वो हिस्सा जो ह्यूमन जहाँ पे बैठ के उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अब वो 2 हिस्सों पे हमारा डिपेंडेंट है, एक आपका मॉनिटरिंग प्रोग्राम है और एक उसका इंटरफेसिंग प्रोग्राम है। मॉनिटरिंग प्रोग्राम से मुराद वो स्क्रीन है जो आप देखते हो, जहाँ से आप देखते हो कि आपका कौन कौन सा सेंसर एक्टिव है और कौन सा सेंसर जो है वो आपका एक्टिव नहीं है, कहाँ पे आपको क्या इनपुट मिल रही है और उसके बैक एंड पे आपको क्या आउटपुट मिल रही है, वो आपका मॉनिटरिंग प्रोग्राम आ जाएगा। और मॉनिटरिंग प्रोग्राम से मुराद आप कोई भी अपना पर्सनल कंप्यूटर का जो आपका मॉनिटर है वो आप एज अ मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तौर पे क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरफेसिंग प्रोग्राम। इंटरफेसिंग प्रोग्राम या सर्किट का जो मेन काम क्या है कि जो आपकी स्क्रीन है उसको आपके कंट्रोलर्स के साथ, जो आपका कंट्रोल सेक्शन है उसके साथ उसने उसको क्या करना है? एक्सेसिबल करना है, उसको अटैच करना है, ताकि प्रॉपर जो है आप उसको व्यू कर सको और उसको क्या कर सको? कंट्रोल कर सको। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ ऑन द स्पॉट ही, कि इन दोनों सेक्शंस को जो आपस में चीज़ जो कनेक्ट करेगी ना, उसको आप नाम देंगे पैरेलल पोर्ट्स का। क्या नाम है इसका? पैरेलल पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? पोर्ट्स का मतलब ये होता है वो सेक्शन, वो छोटी सी स्लॉट जो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ये पैरेलल पोर्ट्स आपके इंटरफेसिंग प्रोग्राम और आपके कंट्रोलिंग सेक्शन को क्या करेंगी? आपस में कनेक्ट करेंगी। फर्स्ट वन, पहला सेक्शन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला सेक्शन था आपका जनाब कि आपका इंटरफेसिंग प्रोग्राम है। सेकंड वन है आपका कंट्रोल सेक्शन, जहाँ पे सबसे पहले आपका इंटरफेसिंग सर्किट आ जाता है। जब आप इंटरफेसिंग प्रोग्राम से कमांड भेजोगे इंटरफेसिंग सर्किट को, वो कमांड भेजेगा आपके PLC को, और उसके रिलेटेड जो उसके साथ अटैच है ना कंट्रोलर्स, जो इसकी इनपुट और फीडबैक को जनरेट करेंगे, उनको कमांड्स भेजेंगे। ठीक होगी बात? अब PLC बाई डायरेक्शनल वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो आपका इंटरफेसिंग सर्किट और कंट्रोलर है वो सिर्फ कंट्रोलर को कमांड भेज रहा है, वहाँ से कोई भी कमांड जो है वो रिसीव आउट नहीं कर रहा। वो फीडबैक कहाँ से रिसीव करेगा? वो सेंसर्स के थ्रू रिसीव करेगा, और सेंसर्स जो आपकी डाटा जो सेंड करेगा वो किसको भेजेगा? RTU को। RTU यानी कि रिमोट टर्मिनल यूनिट को भेजेगा, और रिमोट टर्मिनल यूनिट जो है वो अपनी कमांड किसको सेंड करेगा? PLC को। PLC वहाँ से आपको फीडबैक जनरेट करके इंटरफेसिंग सर्किट को प्रोवाइड करेगा, वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले करवाएगा, और अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करवाओगे
तो आप दोबारा से उसको एक रिवर्स कमांड भेजोगे कि जनाब ये चीज़ मुझे इस तरह रिक्वायर्ड है, तो इसको इसके मुताबिक क्या करें, आप एडजस्ट करें। जब वो उसके मुताबिक एडजस्ट करना चाहेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस फीडबैक को जो आपने जनरेट करवाई है उसको रीड करने के बाद कंट्रोलर को सेंड करेगा। कंट्रोलर उस चीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो आ जाता है ये हमारा इनपुट सेक्शन था, कंट्रोलिंग सेक्शन आ गया। उसके अलावा हमारा इंटरफेसिंग यूनिट आ गया, जहाँ से आपने उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है, जहाँ से आप उसको एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पीएलसी क्या करेगा, पीएलसी जैसे ही को फाइनल हमारे पास कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट होगा, उस सिग्नल के मुताबिक जो आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी आपके कन्वेयर्स बेल्ट्स लगी होती हैं, जितने भी आपके रोबोट्स लगे हुए हैं, जितने भी आपके डैम्स के अंदर टर्बाइंस लगी हुई हैं, वो आपके किसके थ्रू कंट्रोल होंगी, वो मोटर के थ्रू कंट्रोल होंगी। मोटर के थ्रू कंट्रोल। अब आपको एक सिंपल और एक सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी समझाता हूँ। आप कोक से वाकिफ़ हैं, पेप्सी से वाकिफ़ हैं, कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आपकी बॉटल्स यानी कि ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं, उनका काम क्या होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो वीडियोस वगैरह के अंदर, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक बोतल रखी जाती है एम्प्टी, वो आगे प्रोसेस करवाता है उसको, जैसे ही वो उसके अंदर आपके इंजेक्टर के नीचे आती है वो स्टॉप करवाता है कन्वेयर बेल्ट को, बॉटल फिल होती है, वो फिर उसको मूव करवा देता है। अब वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो एग्जांपल है किसकी, डीसीएस सिस्टम की। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इसी तरह दूसरी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे पेंट्स के लिए, वेल्डिंग के लिए, जॉइंट्स वेल्डिंग के लिए आप यूज़ करते हो रोबोटिक आर्म्स का। अब किस पॉइंट पे कितनी देर वेल्डिंग करनी है, वो कमांड, वो सारा कुछ किसके थ्रू जनरेट होगा, वो आपका इस सिस्टम के थ्रू जनरेट होगा। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट जो है, ये तो आपका सारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल एक चीज़ समझाता हूँ, फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ कि प्रोसेस आपका वर्किंग कैसे करेगा। सबसे पहले स्टार्ट पीसी इनपुट यानी कि इंटरफेसिंग और मॉनिटरिंग, उसके थ्रू आप कमांड भेजोगे आरटीयू और पीएलसी को। पीएलसी से आपको देखो बाई डायरेक्शनल, डबल एरो है, बाई डायरेक्शनल वर्किंग होगी। सेंसर से पीएलसी को भी फीडबैक जाएगी और पीएलसी दोबारा सेंसर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद प्रोसेस है, लास्ट एंड पे आपने चेक करना जी हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसके मुताबिक हमें जो जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वेल्डिंग स्पॉट के ऊपर जितनी हमें वेल्डिंग रिक्वायर्ड थी वो हो गई है, ओके करो, प्रोसेस को क्या करो, एंड कर दो। बॉटल्स हमें जितनी रिक्वायर्ड थी फिल होनी, वो फिल हो गई है, ठीक है, प्रोसेस एंड करो, नेक्स्ट मूव करो, नेक्स्ट बॉटल जो है वो आगे लेके आओ। जैसे नेक्स्ट बॉटल दोबारा से आगे आएगी उस इंजेक्टर के नीचे, तो यही दोबारा प्रोसेस जो है वो एक लूप के अंदर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं इसके अंदर कि डीसीएस का जो मेन जो डीसीएस है वो किस चीज़ का हिस्सा है। डीसीएस जो मेन हिस्सा है ना वो आपका है स्काडा का। स्काडा का मतलब क्या, अगर आप कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो किसी भी, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है, जिस तरह आपको बॉटल मैन्युफैक्चरिंग जो है, आपकी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वहाँ पे कभी विजिट करने का आपको मौका मिला हो, आपको डैम्स के ऊपर जाने का कभी मौका मिला हो, वहाँ पे आप स्क्रीन्स के ऊपर देखते हो कि वो एक ही स्क्रीन के थ्रू सारा कुछ कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े सिस्टम्स लगे होते हैं, बड़े बड़े डिवाइसेस लगी होती हैं, उनको जस्ट आप कंप्यूटर और एक छोटे से पीएलसी डिवाइस के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हो। तो उस सिस्टम को आप नाम देते हो स्काडा का। स्काडा का मतलब क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की निगरानी करना, ठीक है, डाटा की निगरानी भी करती है और डाटा को रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। सुपरवाइजरी कंट्रोल यानी कि एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो आपके ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के प्रोसेसेस को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, व्यू कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, और उससे रिलेटेड आपको फीडबैक्स भी आउटपुट पे प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो आपका स्काडा सिस्टम है ना, उसके मेन दो कंपोनेंट्स हैं जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसमें सबसे पहला जो स्काडा जिस पॉइंट पे, जिस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो आपका डीसीएस होता है। एक स्काडा 2 से 3 डीसीएस के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। कई जगहों पे वक्त के लिहाज से यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक डीसीएस भी रिक्वायर्ड कर सकता है। अब वो जो डीसीएस है वो में भी 1 या 2 या 3 पीएलसीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो क्लियर होगी बात। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। अगर फिर भी आपको कोई भी क्यूरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए ना आपने हमारा जो चैनल है ना CTTC स्मार्ट लर्निंग, उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना है, ताकि डेली बेसिस पे जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप जो एक नॉलेज गेन करने का, इल्म हासिल करने का जो एक प्रोसेस है ना, उसमें कोई भी इंटरप्शन ना आए।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।